बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, और इसके आज आप करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है इसको एक्सप्लेन करना है आपको, और साथ साथ आपको बताना है कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है विथ लेबल डायग्राम। ठीक है, तो आप सीधा आ जाओगे पेज नंबर 48 के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले आप मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए इसको। ये है हेडिंग, यहाँ से स्टार्ट होगी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क करें। ठीक है, और इस पेज का जो कंटेंट है इसको पहले मैं समझा देती हूँ। होता क्या है कि एक मसल है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे हज़ारों की तादाद में मसल्स फाइबर्स जो हैं इसके साथ ग्रुप्ड होता है। अब ये ग्रुप जो है बंडल्स की शक्ल में होंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि जो ओवरऑल मसल ऑर्गन है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंड होगा, यानी एक झिल्ली जो है उससे सराउंड होगा। इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ये एपीमाइसियम है, इसको आप एपीमाइशियम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स फाइबर होते हैं, अब क्या होता है कि ये छोटे छोटे एपीमाइसियम जो हैं इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं। हर ग्रुप जो फाइबर का है इसको हम कहते हैं ये है फेसिकल। ठीक है, अब ये जो फेसिकल है ये भी एक झिल्ली से या एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये पेरीमाइशियम है। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ को यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, ये चलता चला जा रहा है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है। ठीक है, तो जो ये आपका पेरीमाइशियम है, अब इस हर फेसिकल के अंदर जो है कुछ मसल्स फाइबर मौजूद होते हैं, और ये जो मसल्स फाइबर हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो लेयर हैं इसके साथ कह लीजिए कि एनवेलप्ड होते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती हैं जो कोलाजन से मिलके बनी हुई होती हैं, इसको हम कहते हैं ये एंडोमाइशियम है। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। अब ये हो जाएगी इसकी लेबल डायग्राम, ये वाली पूरी। सही है, अच्छा, ये तो हो गया आपके पास स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का, जो आपने पेज 48 से पूरा पैरा कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते आप यहाँ तक आ गए हो। ठीक है, अब आ जाओ आप इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर आ जाओ आप। मसल्स फाइबर का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसको आप देख लो। सबसे पहले आप हेडिंग पुट करेंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो मसल फाइबर होते हैं इसको आप कंसीडर करते हैं कि एक सेल है, स्केलेटल मसल्स का एक सेल है। ठीक है, और उसमें बहुत छोटे छोटे से मायोफाइब्रिल होते हैं। हर मसल फाइबर जो है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी तरीके से मसल्स फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होगी। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सार्कोलीमा। तो जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके ये जो साइटोप्लाज्म इसका जो होता है इसको हम कहते हैं ये सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। हर मायोफाइब्रिल जो है ये किससे कनेक्ट होता है, जो मोटर न्यूरॉन होती है उसके एक्सोन वाले हिस्से के साथ कनेक्ट होता है। और इस स्टेप पे जब वो एक्सोन के साथ कनेक्ट होता है तो हम इसको कहते हैं कि यह है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। अब हर स्पेसिफिक न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जो है इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये अबंडेंट होते हैं, यानी बहुत एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पेज में आपकी बस ये एक डायग्राम थी और कोई डायग्राम नहीं। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट पेज मूव कीजिए, इधर आ जाइए, यहाँ देखें ध्यान से। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है ये प्रेजेंट होती है, एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेनस नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है मायोफाइब्रिल के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है। तो ये जो नेटवर्क है ये कहलाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है इसका एक बहुत बड़ा काम होता है कि ये कैल्शियम को स्टोर करती है, और ये कैल्शियम कब काम आता है, जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है तो उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो डायग्राम कौन सी बनेगी, साथ में ये वाली डायग्राम बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक आपने मार्क कर लिया। अब इसका लास्ट वाला हिस्सा आप मार्क करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में है ये, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, अब ये छोटी सी लाइन है, इसको आपने सबसे पहले मार्क करना है कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें दो किस्म की प्रोटीन फिलामेंट मौजूद होती है। ये प्रोटीन क्या कहलाती है, एक्टिन और मायोसिन कहलाती है। उसके बाद फ्यू लाइंस ड्रॉप करके यहाँ से लिखेंगे एक्टिन के जो मोनोमर्स होते हैं
ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ट्रोपोनिन, और दूसरे को क्या कहा जाता है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये 2 किस्म की प्रोटीन हैं, इनके साथ आपके ये जो मौजूद हैं एक्टिन मोनोमर्स, ये अटैच्ड हो जाते हैं। अब हर एक्टिन मोनोमर जो है इसकी एक बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के साथ। तो ये क्या करता है, जब क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है उस वक्त ये अटैचमेंट के लिए काम आ जाता है। जबकि जो ट्रोपोनिन होता है ये खुद एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ट्रोपोनिन सी, आई और टी। हर सब यूनिट जो है ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन होते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग में ये अलग अलग फ़ंक्शन है जिसकी डिटेल में अभी आप नहीं जाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क किया। अब लास्ट लाइन्स पर आ जाओ कि जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं इसकी जो अरेंजमेंट है ये डिसाइड करती है कि ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क रीजन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो लाइट और डार्क रीजन्स हैं इसको आप इस तरीके से कह लीजिए कि ये लाइट या डार्क बैंड्स होते हैं, इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है क्रिस्टेशियंस। ये पैटर्न होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया। डायग्राम जो है वो मैंने भी आपको बताई थी कि ये वाली डायग्राम इसके साथ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है इधर। अब जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लो। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जो रिपेयर प्रोसेस है सिंपल फ्रैक्चर का बोन की, वो आपने डिटेल में बताना है। तो सीधा आप मूव करेंगे पेज नंबर 43 पे। इसमें बोन का रिपेयर प्रोसेस है जिसके 4 अलग अलग स्टेप हैं। ठीक है, वो चारों स्टेप्स आपको बताने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ आ जाएँ, ये पेज नंबर 43, इसमें ये पार्ट आपने मार्क करना है, रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स। इसमें आपको एक लाइन मेंशन करनी है कि जो ब्रोकन बोन होती है, फ्रैक्चर्ड बोन होती है, इसका जो रिपेयर प्रोसेस है ये 4 स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेज है इसका हीमाटोमा स्टेज। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेके जहाँ हीमाटोमा लिखा है यहाँ तक मार्क करना। इसको समझ लीजिए होता क्या है, जब भी किसी जगह भी बोन का फ्रैक्चर होता है या बोन जो है वो ब्रेक होती है तो उसके आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि तेज़ी से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन ब्रेक हो जाती है और उसके आसपास जो बोन के सेल्स होते हैं और जो बोन होती है उससे तेज़ी से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें से तेज़ी से ब्लड को निकालना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बहुत मैसिव ब्लड जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो एक थिक सा क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाता है उसके आसपास, उस एरिया के आसपास जहाँ पे भी वो फ्रैक्चर या बोन जो है उसकी डैमेज हुई है, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ठीक है, समझ लो कि थिक ब्लड का एक क्लॉट होता है वो बन जाता है। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है। ये फ़ौरन ही जैसे ही किसी को भी इंजरी होगी तो सबसे फर्स्ट स्टेज यही है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग सी होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक क्लॉट सा बनेगा मोटा, इसको हम कहेंगे हीमाटोमा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे आप आ जाओ। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे पास, इसको यहाँ से देख लीजिए, ये है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कॉलस फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको आप मार्क करें। सबसे पहले सब यहाँ से विदिन से लेके टिश्यूज़ तक और उसके बाद डेड सेल्स से लेके फ्रैक्चर्ड बोन्स तक। अब इसको समझ लीजिए, इस कंटेंट में क्या कहा जा रहा है। ये कहता है कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर जो न्यू ब्लड वेसल्स होती हैं उसके आसपास जो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ये ओस्टियोब्लास्ट है, ये क्या करता है, एक ख़ास किस्म के सेल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करता है जो कहलाते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, अब ये क्या करती है, हेमाटोमा में एंटर हो जाती है। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है क्विकली डेवलप करती हैं स्पंजी सी बोन, यानी सॉफ्ट बोन जो है उसको प्रोड्यूस करती है। और ये क्या करती है, जहाँ से वो जो ब्लड वेसल्स ब्रेक हुई थी बिल्कुल करीब करीब उसके स्पंजी बोन जो है उसको बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ये स्पंजी सी बोन जो है उस ब्लड वेसल्स के करीब बनाएगी तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और कुछ न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होंगे जिसको हम कहेंगे कि ये है ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस जगह के जो ब्लड वेसल्स जो सबसे पहले ब्रेक हुई थी जहाँ हीमाटोमा बना था, वहाँ के जो सेल्स हैं ये डेड होने शुरू हो जाते हैं। बल्कि ये जैसे ही समझ लीजिए कि बोन ब्रेक हुई, उसकी इंजरी स्टार्ट हुई, तभी डेड हो जाते हैं विदिन आवर्स। ठीक है, तो ये जो डेड सेल्स होते हैं इसको खाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है मैक्रोफेजेस की मदद से। ठीक है, अब ओस्टियोब्लास्ट जो है वो स्पंजी बोन को डेवलप कर देते हैं और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो इन स्पंजी बोन के आसपास कोलाजन फाइबर्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट एक नई बोन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये उसका स्टार्टर हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है आपके पास वो है बोनी कॉलस फॉर्मेशन स्टेज।
यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप इसको बोन तक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए स्पंजी बोन तो बन गई, उसके आसपास कार्टिलेजिनियस जो है वो भी फॉर्म हो गया। अब दूसरा प्रोसेस होता है उसमें कैल्शियम ऐड होने का, तो ये कैल्सिफाइड होती है जिसकी वजह से हार्ड हो जाती है। ये अब हार्ड बोनी कॉलस हो गई, यानी पहले जो स्टेज था जिसमें फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कॉलस फॉर्मेशन थी उसमें सॉफ्ट बोन थी। इस वाले स्टेज में बोन जो है स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि उसमें कैल्सिफाइड हो गया, कैल्शियम ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ही बोनी कॉलस फॉर्मेशन प्रोग्रेस्ड होती है तो अब जो बोन है ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने मेंशन कर दिया। अब लास्ट स्टेप है आपका रीमोल्डिंग स्टेज। रीमोल्डिंग स्टेज में क्या होता है, बोन की जो है वो सबसे पहले तो आप इसको मार्क कर लें कि रीमोल्डिंग में होगा क्या। ये देखिए बोन रीमोल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होगी सबसे पहले, ठीक है। तो अब बोन रीमोल्डिंग के स्टेज में क्या होगी, जो ओल्ड बोन के टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे नए सेल्स नए टिश्यूज़ के साथ। और ये क्या होगा, जो फ्रैक्चर्ड साइड है उसके दोनों तरफ आसपास बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक बोन है वो ब्रेक हुई है, उसके आसपास दोनों तरफ ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीमोल्डिंग जो है वो स्टार्ट होती है जब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो फ्रैक्चर की जगह को डिटेक्ट करके क्या करते हैं, वहाँ पे जो मोनोसाइट्स होते हैं उसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियो सेल्स या ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाइएगा, दा से लेके कंटिन्यू चलेगा अगले पेज तक। तो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये नए बोनी मटेरियल्स को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते चले जाते हैं और साथ साथ ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होने लगता है। फाइनली जो आपका बोनी कॉलस है ये क्या करता है, ये रीमोल्ड हो जाता है यानी नई शेप बना लेता है ओस्टियोक्लास्ट के साथ। और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, हम देखें यहाँ से यहाँ तक हील तक आपने मार्क करना है। और ये क्या करता है, जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये कॉम्पैक्ट बोन बना देते हैं बिल्कुल ओरिजिनल अनब्रोकन बोन की तरह, यानी कि जो फ्रैक्चर है ये फाइनली क्या हो जाता है आपका हील्ड हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो बोन फ्रैक्चर्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं 4 स्टेजेस में। चारों स्टेजेस आपने मेंशन करनी है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसने आपसे सिर्फ इसकी डिटेल पूछी, डायग्राम नहीं पूछी, स्किप कर दीजिएगा डायग्राम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है पेज नंबर 59 पर ही कि क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, इसको एक्सप्लेन करना है लेबल डायग्राम के साथ। सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसने क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पूछा है आपसे, मसल्स रिलैक्सेशन नहीं पूछा। तो जितना सवाल पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देंगे लेबल डायग्राम के साथ, ठीक है। सीधे मूव करेंगे आप पेज नंबर 52 के ऊपर और उसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है सारा का सारा आपने वही डिस्कस करना है, ठीक है। तो आ जाएं अब आप क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की तरफ, जहाँ पे क्रॉस ब्रिज साइकिल है, ठीक है। इसको बिल्कुल स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये चलता चला जाएगा अगले पेज तक। बता दूँ कि मैं आपको कहाँ तक एंड करना है, ठीक है। लॉन्ग है तो डिटेल में बताना है आपको। होता क्या है कि जब मसल्स फाइबर हैं ये स्टिमुलेट होते हैं एक नर्व इम्पल्स को रिसीव करके, और ये नर्व इम्पल्स इसको कहाँ से मिलता है, मोटर एंड प्लेट की तरफ से, ठीक है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसको रिलीज़ करेंगे जिसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। ये ओपन हो करता है एक प्रोटियोनिक गेटवे टी ट्यूब्यूल्स में, और इसके साथ साथ सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये क्या करता है अपना कैल्शियम आयन रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो कैल्शियम आयन है ये जैसे ही रिलीज़ होते हैं तो ये बाइंड कर देते हैं ट्रोपोनिन ऑफ थिन फिलामेंट को। अब ये बाइंडिंग जो है इसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ ट्विस्ट हो जाती है और ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज हो जाएगी। अब जैसे ये साइट एक्सपोज होगी तो इसके साथ साथ एक्टिन मोनोमर्स जो हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि जो मायोसिन हेड है जैसे ही राइज होता है तो ये क्या करता है, एनर्जी गेट करता है, एनर्जी लेता है एटीपी से, और ये एटीपी क्या करता है, ये एटीपी अब हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा तो ये बनाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और साथ में एक फॉस्फेट आयन जो उसको रिलीज़ करेगा। और ये सारा प्रोसेस जिस एंजाइम के अंडर में हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एंजाइम एटीपीएस, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जिसमें आपने एटीपी को एडीपी में और फॉस्फेट आयन में हाइड्रोलाइज कर लिया, इस दौरान क्या होता है कि ये जो मायोसिन हेड है ये एक्सटेंड हो जाता है और इसकी जो बाइंडिंग साइड है वो एक एक्टिन के साथ जुड़ जाती है। अब ये दोनों मायोसिन और एक्टिन ये दोनों क्या करते हैं,
नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, यहाँ तक आ रहे हैं आप, ठीक है। ये कि दोनों फिलामेंट क्या करते हैं, ये आपस में लिंक हो जाते हैं और एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। ये जो एक्शन होता है ये पावर स्ट्रोक के जैसा होता है। ये कैसे ट्रिगर होता है कि जब मायोसिन जो पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को एम लाइन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सार्कोमेयर है ये शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब जो एडीपी अभी हमने रिलीज़ किया था, वो एडीपी और जो फॉस्फेट है ये जैसे रिलीज़ होंगे तो एक पावर स्ट्रोक जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो मायोसिन है ये क्या करते हैं, दोबारा एक्टिन के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर एक न्यू मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी का इसमें बाइंड हो जाता है और ये क्या करता है, मायोसिन को फ्री कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये 2 लाइनें छोड़कर यहाँ से लास्ट में ये लिख लीजिएगा कि फर्दर कैल्शियम आयंस अगर मौजूद होते हैं तो ये दोबारा क्या करते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके साथ ये जो डायग्राम है ये आप बताएंगे जिसमें सारे फेस हैं, किस तरीके से अटैच्ड स्टेट है, रिलीज़ स्टेज है, कॉक्ड स्टेज है, क्रॉस ब्रिज स्टेट है और फिर दोबारा पावर स्ट्रोक स्टेट, ठीक है। और फिर अगर मज़ीद कैल्शियम आयन मिल गया तो ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है क्रॉस ब्रिज का, ये भी आपने सीख लिया। मैं वीडियो को बहुत शॉर्टली बताती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा समझने का। अगर आप फिर भी किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।